गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सीजनैलिटी, जिसके अंदर हम देखेंगे फरवरी मंथ में सीजनैलिटी आपको कैसे मूव होते हुए दिखेंगी। आज हमारे साथ मिस्टर सौरभ पहाड़े भी है, तो हम स्टार्ट करते हैं सीजनैलिटी से। थैंक यू अजय सर। पहले थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन। अजय सर पिछले 2004 से कमोडिटी मार्केट्स में हैं और आप हमारे व्यूज केडिया एडवाइजरी के और अजय सर के व्यूज आप प्रिंट मीडिया और लाइव मीडिया पे देख सकते हैं। सबसे पहले सीजनैलिटी हर कमोडिटी की अपनी एक सीजनैलिटी होती है, एक साइक्लिक डिमांड होता है कि सीजनल। सपोज एग्री कमोडिटी की अगर मैं बात करूँ तो हार्वेस्टिंग के टाइम हम देखते हैं कि अगर हार्वेस्ट ज़्यादा आने वाली है तो प्राइसेस में थोड़ा साइडवेज और नेगेटिव मोमेंटम रहता है। जैसे गोल्ड, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड शादियों के सीजन के टाइम पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव फिजिकल डिमांड बढ़ जाती है तो पॉजिटिव एक फ्लो रहता है। तो सीजनैलिटी कमोडिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि आने वाले सीजन में, आने वाले मंथ्स में कैसी एक फ्लो रहने वाला है, कैसा प्राइसेस होने वाला है, कैसी डिमांड सप्लाई रहने वाली है, ये जानने में। सो सीजनैलिटी में सबसे पहले हम देखेंगे करेंसी सीजनैलिटी, फिर मेटल्स की हम देखेंगे, बुलियन और मेटल्स, और उसके बाद हम एग्रो की ओर आगे बढ़ेंगे। सीजनल करेंसी सीजनैलिटी। सो आज के इस करेंसी सीजनैलिटी में हम चार करेंसीज को ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग इसमें डॉलर इंडेक्स और बाकी करेंसीज भी ऐड करते हुए जाएंगे। अगर हम यूएसडीआईएनआर की बात करें तो 2012 से अभी तक देखेंगे ऑन एन एवरेज हमने ज्यादा करके देखा है कि यूएसडीआईएनआर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। जिस ढंग से ईयर एंड भी हम बोल सकते हैं तो ज्यादा करके डॉलर डिमांड बढ़ जाती है। पिछले साल में नो डाउट एक सिनेरियो अलग था। एक चीज और है सीजनैलिटी के अंदर, इस बार थोड़ा सा आप डाइवर्शंस देखेंगे बिकॉज 2020 के अंदर जिस ढंग से हमने कोविड कंसर्न के बाद हर चीज में इंपैक्ट आते हुए दिखाई दिया, हमने मेटल, एग्री, करेंसीज सभी में हमने इंपैक्ट दिया आते हुए देखा है। ये कहीं ना कहीं इस बार सीजनलिटी में इंपैक्ट करेगा। बट इन ऑल अगर हम देखें 2013 में 2.5% का जंप आया था यूएसडीआईएनआर में, वहीं 2018 में भी करीबन 2.5% का आया था। तो जब जब इसमें जंप आया है, एक बड़ा जंप आया, और आप जानते भी हैं पिछले कुछ दिनों में यूएसडीआईएनआर में हमने कंसोलिडेशन देखा है। 7280 से लेकर 7320 का ही रेंज चल रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे डॉलर में थोड़ा एक जंप मिल जाए। जिस ढंग से कोविड कंसर्न जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं डॉलर में हमने काफी बड़ी गिरावट देख चुके हैं। बट नई गवर्नमेंट है यूएस में भी, वो कहीं ना कहीं उम्मीद है कुछ ना कुछ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म डॉलर में गिरावट जरूर बता रहे हैं, बट लेट्स सी अगर रुपए में अगर गिरावट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं यूएसडीआर में एक जंप देखने मिल सकता है। एज ऑफ नाउ वी एक्सपेक्ट प्राइजेस एक साइडवे मूव ही दिखा रहा है चार्टिकली भी, जो हम अगले सेशंस में लेंगे। बट सीजनलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक जंप आना जरूरी है, जो मे बी 7350 7360 तक का एक जंप हम यूएसडीआईएनआर में देख पाएंगे। सौरभ। थैंक यू अजय सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरो की। यूरो हम देख सकते हैं कि एक 9 में से 5 साल नेगेटिव ही रहा है और फरवरी में भी नेगेटिव ही होने के चांसेस है। जिस तरीके से हमने देखा कि यूरोप में लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है, लॉकडाउन और आगे बढ़ रहा है और कोरोना वायरस केसेस भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इससे यूरो पे एक बेरिश प्रेशर बन सकता है। साथ में हमने यूरो में एक चीज और देखी है कि जब भी डॉलर में थोड़ा भी बाउंस आने की उम्मीद रहते हैं तो यूरो में एक प्रेशर भी बनता है। तो इन ऑल हमने देखा कि यूरो के अंदर जो इनिशियली एक अच्छा खासा बाउंस बना और 90 का लेवल टच जरूर किया था दिसंबर मंथ में, बट 90 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही। हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं संकेत देता है कि यूरो में एक फॉल दिखा सकता है। और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे फरवरी और मार्च में, तो यहाँ पे खाली आप 2020 का छोड़िए, क्योंकि मार्च में आप देखिए 3.5% से ज्यादा की तेजी यूरो में है। डेट वाज बिकॉज ऑफ कोविड कंसर्न, जिस ढंग से डॉलर में गिरावट आई और ये जम दिखाए। बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मंथ हमेशा यूरो आईएनआर के लिए वीकनेस रहता है, जबकि उसके विपरीत हमने यूएसडी आईएनआर में बाउंस आते हुए देखा है। तो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि यूरो में प्रेशर बिल्टअप कंटिन्यू हो रहा है, और जिस ढंग से 8950 8940 के नीचे मार्केट कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है, मे बी पॉसिबल हम 8820 का इनिशियल सपोर्ट या मे बी 8760 तक के भी लेवल दिखा दे।
तो इन ऑल कहीं पे भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि यूरो में एक कोई बाउंस रहे, बट जहाँ पे भी बाउंस मिले वहाँ पे बेच के चलना चाहिए। अगर हम पाउंड की बात करें तो पाउंड में भी सीजनैलिटी वीक ही दिखा रही है फरवरी के लिए। और कोरोना, यहाँ पे भी कोरोना वायरस के केसेस, अगर मैं यूके की बात करूँ तो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ रहा है। पर एक डॉलर की जो लॉन्ग टर्म वीकनेस जिसकी हम अजय सर बता रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके वजह से पाउंड में एक पॉजिटिव सपोर्ट रहना चाहिए। पर जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, एक साइडवेज टू वीक मोमेंटम ही दिखाना चाहिए। और जिस ढंग से जनवरी में हमने देखा 100 का लेवल रीगेन करते हुए दिखाई दिया है, और साथ में हमने देखा कि डॉलर वीकनेस तो है ही अपनी जगह पे। साथ में हमें लगता है कि एक थोड़ा पुल बैक जरूर है यूके में, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद मे भी एक थोड़ा बहुत बाउंस दिखा दे, बट नॉट सो मच गुड, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च के अंदर यूके में, सॉरी पाउंड के अंदर हम थोड़ा बहुत वीकनेस देख रहे हैं, तो मे भी एक रिलीफ रैली मिल जाए 150 160, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही। और डॉलर में स्टिमुलस जो दिया जा रहा है वो टेम्परेरी प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट करेगा, बट लॉन्ग टर्म डॉलर में जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं यूरो पाउंड को अच्छा सपोर्ट दे सकता है। सेकेंडली, इनकेस अगर आपकी कुछ भी क्वायरीज है, काफी जनों ने चैट पे अभी डाला भी है, बट हम लोग वो जितनी भी क्वायरीज है आपका एंड ऑफ दिस सेशन लेंगे। तो ओवरऑल पाउंड में हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म अगर थोड़ा बहुत पुल बैक भी मिले, बेच के चलना चाहिए। डॉलर में जिस ढंग से रिकवरी दिखाई दे रहा है, 9150 ऑलरेडी हमने आते हुए देखा है डॉलर इंडेक्स में, ये कहीं ना कहीं पाउंड पे भी गिरावट रख सकता है। अगर हम येन की बात करें तो येन फरवरी में पॉजिटिव ही रहा है और एक अच्छा मूव देखा है। जैसे हमने देख सकते हैं 2016 में 8% का ग्रोथ हुआ था, 2018 में भी 4% का ग्रोथ हुआ था। सो और हमने येन में देखा कि येन एक लेवल से सपोर्ट ले रहा है। सो अगर पॉजिटिव, अगर उसने रेजिस्टेंस तोड़ा तो एक पॉजिटिव मूव हम येन में देख सकते हैं। देखिए, येन और गोल्ड दोनों हैंड इन हैंड भी चलते हैं। अगर आप देखेंगे 2020 का सिनेरियो, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई में काफी अच्छी तेजी आई। देन नंबर्स थोड़े से खराब आते हुए देखे थे हमने जापान से, जिसके चलते हमने जून में गिरावट भी आती हुई देखी, बट जुलाई में फिर से तेजी आई। और अगस्त से डेटा पॉइंट हो गया, गोल्ड हो गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी के तौर पे हम देखते हैं कि डॉलर में जब भी गिरावट आती है तो गोल्ड येन इनमें तेजी भी आती है। तो टाइमिंग हमें लगता है कि फरवरी हिस्टोरिकल डेटा दिखा रहा है, पॉजिटिव भी है, और येन में एक पुल बैक भी दिखाई रहा है। तो एज ऑफ नाउ येन थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि प्राइजेस 70-20 70-50 का जो जोन है वापस एक बार छूता हुआ दिखाई देगा हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से भी, बट सस्टेनेबल कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ज्यादा नहीं रहेगा। तो इन ऑल करेंसीज के अंदर हमने देखा कि कंसर्न तो थोड़ा बहुत बना हुआ रहेगा ही रहेगा, बट खास करके येन की बात करें तो 70-20 70-30 तक का एक बाउंस रह सकता है, बट सस्टेनेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम कमोडिटीज की तरफ। सबसे पहले गोल्ड। गोल्ड में जैसे हमने देखा कि ये साल के शुरू से ही डॉलर में जो स्ट्रेंथ आई है, जो शॉर्ट कवरिंग हुई है डॉलर में, उसके वजह से गोल्ड को एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पर जो एक डॉलर में जो शॉर्ट कवरिंग आई है बेसिकली स्टिम्युलस और नए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आई है। पर जैसे हमने पहले भी बताया था, डॉलर में एक लॉन्ग टर्म वीकनेस है जिससे गोल्ड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया में एक वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। सो इसके वजह से फिजिकल डिमांड जो है इंडिया में वो गोल्ड की बढ़नी चाहिए। साथ में अगर हम देखें, पहला चीज आप एक समझिए कि गोल्ड में कभी भी जब तेजी आती है तो वो 1-2 साल की नहीं होती, एक परपेचुअल तेजी होती है, 4-5 साल की होती है। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखोगे तो 2016 में करीबन 10% की तेजी, 2017 में 5, फिर 8, फिर 24, फिर 27। तो एक कैस्केडिंग रहता है कि एक बार तेजी स्टार्ट होगी तो कंटिन्यू रहेगी। इससे पहले हमने मंदी जब देखी थी, तो मंदी में आप देखेंगे 2012 के क्वार्टर 4 से ये मंदी स्टार्ट हुई थी, और कहीं ना कहीं हमने 2015 तक अच्छी खासी मंदी देखी थी। तो एज ऑफ नाउ जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो गोल्ड के लिए काफी बुलिश है। नो डाउट विद द एंट्री ऑफ वैक्सीन्स हमने एक अच्छा खासा फॉल गोल्ड में भी आते हुए देखा। अगस्त में हमने 56,000 तक का लेवल आते हुए देखा, उसके बाद एक करेक्शन भी आया। बट आप देखिए दिसंबर में फिर से मोमेंटम बना, 50 के ऊपर का भाव बना। जनवरी में हमने फिर से फॉल आते हुए, तो वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, बट अभी भी लोअर इंटरेस्ट रेट है, ईटीएफ में बाइंग है, असेट क्लास के अंदर हम देखें तो इक्विटी काफी बढ़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड को अट्रैक्टिव देता है। और हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखेंगे तो चाहे 2016, 17, 18, 19, 20 सभी में हमने देखा है कि एक
अच्छी खासी गेन्स हमने आते हुए देखी, और अभी जो जनवरी में जो करेक्शंस आया है उसके बाद लग भी रहा है कि प्राइजेस के अंदर हम एक अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। तो आई थिंक गोल्ड में जो करेक्शंस आने थे वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। यहाँ से प्राइस पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। जो ऑन एन एवरेज अगर हम 2021 की बात करें तो हायर साइड में स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि 56-58 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। डाउन साइड में हमने ऑलरेडी जो 46-45 बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी कट की वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिव हमें दिख रहा है ये, बट इन ऑल हमें लगता है कि गोल्ड साइडवे टू पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी डॉलर की वजह से थोड़ी वीकनेस हुई थी ये मंथ के स्टार्टिंग से ही। पर जैसे जैसे डॉलर वीकनेस शुरू हो जाएगी और बेस मेटल का जैसे हमें लग रहा है कि आगे जाके पॉजिटिव हो सकता है, उसका इम्पैक्ट सिल्वर पे भी हम देख सकते हैं। और सीजनैलिटी भी हमें बताती है कि एक पॉजिटिव मूव फरवरी में आ सकता है। एक चीज और है, गोल्ड सिल्वर रेशियो को आप जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा इसके बाद तक कंटिन्यू ही है, फटाफट हम लोग फिनिश अप करेंगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो एवरेज हिस्टोरिकल एवरेज वो करीबन 60-61 के आसपास का है। ऑलरेडी हमने देखा कि 123 तक का ये रेशियो पिछले साल मार्च अप्रैल में पहुंच गया था, जहां पे सिल्वर काफी अट्रैक्टिव लेवल पे थी। और रेशियो की वजह से हमें ये पता चल सकता है कि कौन सी कमोडिटी एज कम्पेयर टू दूसरी कमोडिटी चीप है और जहाँ पे हम इसको लेकर लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। तो चांदी में अभी भी रेशियो जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि 58-60 तक का लेवल दिखा देगा, मतलब चांदी अभी भी तेजी पकड़ी है। और जो ओवरऑल ईयर बाय ईयर देखेंगे तो आप देखिए 2011 में 10%, 2012 में 13%, इसके बाद नेगेटिव देखिए आप 24%, 17%, 60%। फिर 2016 में एक अच्छा जंप जरूर आया था, बट 17-18 में फिर से नेगेटिव था। तो चांदी में तो अब ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। पिछले 2 साल से हमने 20%, 45% के रिटर्न देखे हैं। जिस ढंग से रेडिट इन्वेस्टर ग्रुप भी चांदी में सक्रिय हुए हैं, बोला जा रहा है कि अगर ये $50-60 फिर से दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ी है। इंडिया भी सोलार में, जिस ढंग से पेरिस क्लाइमेट का 2016 में इन्होंने साइन किया था, उसके बाद हमने देखा कि अल्टरनेट एनर्जीज के अंदर सिल्वर का यूज एज अ सोलर पैनल्स के अंदर, और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है जो कहीं ना कहीं सिल्वर को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रूड ऑयल पे। पहला चीज जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन ही बताया था कि बिकॉज ऑफ कोविड आप देखेंगे पूरे कमोडिटी की सीजनैलिटी में हमने चेंजेस आते हुए देखा। आप देखिए चार्ट के ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल डिटोरेशन, सबसे खराब डिटोरेशन हमने क्रूड के प्राइसेस में देखा, जब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्रूड ऑयल नेगेटिव में जाके लैंड होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर हम पूरे साल की बात करें, मार्च महीने में 50%, ऑलमोस्ट 48% का फॉल तो हमने मार्च 2020 में आते हुए देखा है। तो पहला चीज आप समझिए, कोई भी अगर सीजनलिटी आप देखेंगे अभी तो वो सब बिगड़ी हुई दिखाई देगी। अगर हम चलो बाईपास भी करते हैं 2020 को, उसके बाद देखेंगे तो फरवरी के अंदर हमेशा क्रूड में मोटा मोटी तेजी ही रहा है। 2011 में 5%, 2012 में 6%, 2014 में 3, 7, 1 और 2019 में 5%। और जिस ढंग से इकोनॉमी रिवाइवल हो रही है, प्रोडक्शन कट है, और जिस ढंग से 100 मिलियन बैरल का एवरेज कंजम्पशन होता है ग्लोबली, अब वो वापस रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वी आर मोर बुलिश ऑन क्रूड ऑयल। ऑलरेडी वी हैव सीन 4100 हैज बीन टेस्टेड यस्टरडे। वी एक्सपेक्ट प्राइसेस, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें जो प्रोडक्शन कट एंड डिमांड इंप्रूवमेंट है, तो 45-4600 तो आराम से क्रूड ऑयल में दिखा देगा। तो आई थिंक वन शुड बी मोर बुलिश ऑन क्रूड ऑयल रादर देन गोइंग विद अदर एनर्जी। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के लिए फरवरी वीक ही रहा है। हमने देखा है कि 5% ऑन एन एवरेज फरवरी में फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो नेचुरल गैस का, जैसे इन्वेंट्री की भी बात करें तो इन्वेंट्री भी बढ़ के आई है, तो नेचुरल गैस का फरवरी का मोमेंटम थोड़ा वीक ही रहेगा। पर बिल्कुल सौरभ, अगर हम इन्वेंट्री की भी बात करें तो इस बार 194 बीसीएफ थी। अगले हफ्ते से टेम्परेचर में ड्रॉप आना चालू हो जाएगा। ये हफ्ते में हमने देखा टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट थी, स्नोफॉल हो रहा है, जिसके चलते ये डिमांड एकाएक इमर्ज हुई। बट हिस्टोरिकल डेटा जो हमको दिखाता है ये हमें कॉशियस दे रहा है कि बिल्कुल जो अभी तेजी आई है 222, 223 तक का हमने जंप देखा, ये वीक के अंदर सोमवार मंगलवार से आप देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट के लिए नेचुरल गैस तैयार हो जाएगा, अगर वेदर कंडीशन इनलाइन रहेगी। क्योंकि इन्वेंट्री में भी जो ड्रॉप आना है वो हम एनुअली देखें तो सबसे अच्छा ड्रॉप देख चुके हैं, तो हिस्टोरिकल भी दिखा रहा है। तो आई थिंक नेचुरल गैस में अगर 224-25 का लेवल मिलता है, वापस बिकवाली करके चलिए 200 के नीचे का भाव तो आराम से आपको फरवरी में देखने मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव जरूर दिखा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन
इस बार काफी प्रोड्यूसर ने बैंक्रप्सी फाइल कर रखी है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मार्च अप्रैल के अंदर मैंने 120 पे प्रेडिक्ट किया भी था हमने कि 200 250 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो वी हैव सीन ऑलमोस्ट 250 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बट अभी मुझे लगता है कि प्राइजेस में विंटर डिमांड जो आना था वो आ चुका है। एज ऑफ नाउ एक बड़ा फॉल फरवरी में हम देख पाएंगे। बी कॉशियस। अगर बेस मेटल्स की बात करें सबसे पहले कॉपर की, तो कॉपर फरवरी में सीजनलिटी एक पॉजिटिव दिखाता है। जैसे हमने देखा था कि 2019 में 6% बढ़ा था, उससे पहले 2015 में 8% का रैली आया था। सो फरवरी एक पॉजिटिव मंथ ही रहा है। टेक्निकली जरूर कॉपर ओवरबॉट है, पर एक थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद कॉपर में वापस पॉजिटिव। एक तो क्या हो रहा है, वैक्सीन की वजह से इकोनॉमी में वापस पैसा लिक्विडिटी पंप हो रहा है, जिसके चलते इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ना चालू हो चुकी है। इन्वेंट्रीज अगर देखें तो अब तो 10 साल की लो पे पहुंच चुकी है। वो भी मुख्य कारण है। नो डाउट जैसे आपने बताया कि टेक्निकली ओवरबॉट है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन है। अभी हम लास्ट 1 वीक की बात करें तो 620 से हमने ऑलमोस्ट 586 तक का लेवल हमने कॉपर में आते हुए देखा। बट कल का दिन देखिए, लास्ट 2 दिन में देखिए, प्राइजेस वापस 590 से कल 610 का लेवल रीगेन कर दिया है। तो प्लीज आप उस पर ध्यान रख के काम कीजिए। नो डाउट चाइना मार्केट हॉलिडे पे जा रहा है 1 वीक के लिए, तो वहां पे हम जनरली डिमांड में ड्रॉप देखते हैं। बट इस बार इन्वेंट्री भी कम है, तो थोड़ा बहुत भी पुल बैक मिले कॉपर को लेके चलिए। नो डाउट मार्च का हिस्टोरिकल डेटा हमेशा मंदी का है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से अब चीजें इंप्रूव हो चुकी है, तो धीरे धीरे डिमांड रहेगी। ओवरबॉट होने की वजह से टाइम टू टाइम प्राइस चेक होता हुआ रहेगा। बट इन ऑल जब तक 580 के ऊपर है, आई थिंक प्राइजेस 640 650 का भी लेवल दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ विल मूव टू जिंक। अगर हम जिंक की बात करें तो जैसे कॉपर में था कि फरवरी में पॉजिटिव ही रहा है। हमने 2016 में 12% का मूव देखा था, और 2012% का मूव देखा था। और साथ में हम इन्वेंट्री की भी बात करें अगेन, तो इन्वेंट्री में भी जो ड्रॉप है वो आराम से सपोर्ट कर। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सितंबर में, तो सितंबर में प्राइजेस ने काफी कंसोलिडेशन किया था 200 से लेके 190 के बीच में। और जैसे ही 200 का लेवल ब्रीच किया, आप देखिए तो अक्टूबर नवंबर में 201, फिर 220, फिर 220 के बाद 224 तक हमने नवंबर में हाई लगते हुए देखा। यहाँ से थोड़ा फिसलत हमने मार्केट में आते हुए देखी और प्राइजेस में वापस हमने करीबन 200 का सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। इन ऑल हमें लगता है कि जिस ढंग से डिमांड इंप्रूव हो रही है, जिंक के अंदर भी अच्छी खासी तेजी रहेगी। कुछ माइंस है, कुछ स्मेल्टर्स है जिन्होंने मेंटेनेंस के लिए फरवरी में बंद करने की बात की है, जो कहीं ना कहीं जिंक के लिए सपोर्ट है। सर डायरेक्टली अगर अंकित जी अगर बात करें तो जिंक और कॉपर एक तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, बेस मेटल ग्रुप है। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ कॉपर इज टोटली डिफरेंट, एप्लीकेशन फॉर जिंक इज टोटली डिफरेंट। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिमांड जब आती है तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि खाली पर्टिकुलर एक मेटल। जब इंडस्ट्री में पैसा आता है, इकोनॉमी रिवाइव करती है, तो सभी मेटल्स के अंदर तेजी आती है। नाउ विल मूव टू निकल। निकल सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी रहने वाली है 2020 के अंदर। अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस मार्च के अंदर 850 का लेवल दिखा चुका था। 850 से प्राइजेस ने तेजी दिखाई, जो 1330 का लेवल 3 बार टच कर चुका है। अगर हम निकल की बात करें तो निकल की बड़ी तेजी का कारण ये भी है कि हम आयरन ओर के भाव में बड़ी तेजी है। स्टेनलेस स्टील की डिमांड में बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते निकल को पूरा सपोर्ट मिला हुआ। टेक्निकली भी हमने देखा पिछले 15 दिन से मार्केट एक बड़े कंसोलिडेशन में चल रहा है, जो 1270 1330 है। इन ऑल हमें लगता है कि अगर ये एक बार 1330 का लेवल ब्रीच करे, जिस दिन से डिमांड इंप्रूव हो रही है स्टील्स की और आयरन ओर के भाव बढ़ रहे हैं, प्राइजेस 1450 का भी लेवल दिखा दे, 1400 1450 तक का भी लेवल दिखा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इन ऑल हमें लगता है कि कॉपर जिंक ये तो चलेंगे चलेंगे, पर निकल में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर 1330 के ऊपर निकला तो एक बड़ी तेजी हम देख पाएंगे। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम फरवरी में जैसे बाकी बेस मेटल्स की तरह पॉजिटिव भी रहा है। ये खाली फरवरी में 10 में से खाली 4 बार ही नेगेटिव रहा है। हमने एक 2020 में काफी अच्छी रैली आते हुए देखी, करीबन 130 से हमने 160 170 का भाव आते हुए देखा एल्यूमिनियम में। आगे भी एल्यूमिनियम पॉजिटिव रहने के चांसेस है। अभी फिलहाल थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, पर थोड़ी कंसोलिडेशन में कॉपर बाय करना चाहिए। एल्यूमिनियम में सॉरी तेजी आनी चाहिए। एल्यूमिनियम में एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है जो एक पॉजिटिव सपोर्ट देगा।
अगर हम आगे लीड की बात करें, तो लीड में जैसे यहाँ पे सीज़नैलिटी नेगेटिव भी बताई है, पर जैसे पहले बताया था कि 2020 हमेशा 2020 में कोविड की वजह से सीज़नैलिटी अच्छी नहीं रही है। बट एक चीज और है, देखिए सीजनैलिटी के अलावा भी अगर हम देखेंगे जिस ढंग से एलन मस्क के हम टेस्ला का जिस ढंग से मूव आया है, ये कहीं ना कहीं बैटरीज के अंदर यूसेज आने वाले पीरियड में बढ़ेगा। और आप देखिए कंसोलिडेशन देखिए कितना बड़ा है कि हमने 2020 के अंदर 140 का 130 तक के भी लेवल देखे थे और बढ़ने में 160 61 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक सबसे अंडर परफॉर्मिंग कमोडिटी अभी तक लेड रही है। अगर हम अगले 1-2 साल की अगर बात करें तो लेड के अंदर अच्छी तेजी आएगी। आई एम वर्किंग ऑन सम रिपोर्ट ऑन लिथियम के ऊपर, क्योंकि लिथियम के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा सीवियरली बढ़ते जा रही है और हार्डली 2-4 कंट्रीज ही जिनके पास लिथियम है। और जिस ढंग से बैटरी का यूसेज उसमें बताया गया है रिपोर्ट के अंदर कि आने वाले अगले 2-3 सालों में आएगा, वहां पे लेड का यूसेज बहुत ज्यादा सीवियरली बढ़ने वाला है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आई एम वेरी मच बुलिश ऑन लेड। मे बी अगर प्राइजेस ये 250 280 के लेवल भी डबल भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट दैट इज ओवरव्यू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। लेकिन एक चीज समझ के चलिए, कमोडिटी में अगर पैसा बनता है तो लॉन्ग टर्म में बनता है। इंट्राडे में ठीक है, अपने हिसाब से टेक्निकल है, फंडामेंटल है, आपको अपॉर्चुनिटी देता रहेगा, बट थोड़ा ओवरव्यू लॉन्ग टर्म आप अभी भी देखेंगे तो 2019 में प्राइजेस देखो 150 का भाव था, 150 से प्राइजेस में गिरावट आई, फिर वापस रिकवरी आई। तो ये एक साइकिल बना हुआ है। तो जहाँ पे भी अपन डाउन साइड साइकिल में है वहां पे अगर हम एक्टिवेट करना चालू करें तो आई थिंक बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो लेड के लिए मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। नाउ विल मूव टू एग्री सेगमेंट। यहाँ पे हम काफी एग्री है क्योंकि नया सीजन है, अराइवल इनलाइन चल रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंथा की। मेंथा में फेब्रुवरी मंथ में एक जो सोइंग के एस्टिमेट्स आने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे मेंथा के प्राइसेस के लिए। हमें लगता है कि सोइंग में एक ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। देखिए सोइंग का इम्पोर्टेंट ये भी है कि पिछले 2-3 सालों में हमने आप देखे 2019 के अंदर भाव 1600 का था। जब हम 2020 में थे तो यहाँ पे हमने स्विंग के एरिया में वापस कटौती आती हुई देखी थी। जिस ढंग से भाव नहीं मिल पा रहा है, फार्मर दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट हो रही है। इनफैक्ट अभी अगर हम 970-80 के आसपास का भाव है और अगर आप देखेंगे तो 2016 के बाद का सबसे लोएस्ट भाव है। नो डाउट हमने टबैको में जिस ढंग से बैन लगा है और बाकी कंजम्पशन एप्लीकेशन में भी ड्रॉप हुआ है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें परफ्यूम इंडस्ट्री या जितने भी ये फार्मा कंपनीज है यहाँ पे डिमांड इंप्रूव हुई। इनफैक्ट हमने पिछले साल कुछ अपडेट्स ये भी आती हुई देखी, सैनिटाइजर्स के अंदर भी मेंथा का यूसेज बहुत अच्छे से बढ़ा है। तो इन ऑल वेरी वी आर वेरी मच बुलिश ऑन प्राइस। मेंथा के अंदर काफी अच्छा शूटअप ये साल देखने मिलेगा और एक साइकिल भी अगर आप देखेंगे तो इससे पहले हमने 2010-11 में अच्छी तेजी देखी थी, फिर 13-14 में 2 साल मंदी देखी, फिर 3 साल की तेजी देखी थी। अब पिछले 3 साल से अगर हम बात करें 18-19-20 3 साल से हमने बेतहाशा बहुत खराब हमने मंदी देखी है। इनफैक्ट अगर नवंबर दिसंबर 2016 की बात करें, जहाँ पे 2017 की बात करें जहाँ प्राइस 2000 तक पहुंच चुका था, मतलब 50% से ज्यादा का फॉल ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन मेंथा। नो डाउट एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम कम है, बट जो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली मेंथा शुड बी दी टॉप पिक। डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड है, ऊपर में हमें लगता है कि 1400-1500 तक का भी लेवल इस बार हम 2021 में मेंथा में देख पाएंगे। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन सीजनलिटी फरवरी में पॉजिटिव ही दिखाता है। क्रॉप साइज इस बार एस्टिमेट से ज्यादा आई है, इसकी वजह से कॉटन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पर पोस्ट कोविड डिमांड जो है, जो टेक्सटाइल से जो डिमांड आने वाली है वो बहुत ज्यादा आने वाली है। इसके वजह से कॉपर एक पॉजिटिव जोन में ही जाने वाला है। ओवरऑल साइड पे मूव देख सकते हैं, पर कॉटन में एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। देखिए सर, अगर तेजी की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल भी देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल में हमने देखा जिस से 80 सेंट के ऊपर प्राइस निकल चुकी है। चाइना को कंसर्न है कि सैंक्शंस लग सकते हैं उसके ऊपर। तो चाइना ने क्या किया है, जितनी भी कमोडिटी है सबका स्टॉक करना चालू कर दिया है। इनफैक्ट अगर आप गूगल करेंगे तो यहाँ तक कि चाइना ने क्या किया, जो कंटेनर्स होते हैं शिपमेंट्स के लिए उसकी भी होर्डिंग करना चालू कर दी है। जिसके चलते आई एम वेरी मच बुलिश इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स कि अगले 2 महीने के अंदर आप देखेंगे एग्री कमोडिटी के अंदर नॉट लेस देन 10-12%, नॉट लेस देन 10-12% जो एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज है इनके अंदर बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, क्योंकि मार्केट में बहुत शॉर्टेजेस है। और जिस दिन से बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में भी हमने जंप आते हुए देखा, कंसर्न है
कि फ्रेट के भाव कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत डिमांड में ड्रॉप आता है, लेकिन पाइपलाइन खाली है इस बार, जो कहीं ना कहीं बहुत तेजी का कारण रहेगा। तो खासकर कॉटन की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में 371 का क्रॉप साइज बताया जा रहा है, जो रिवाइज अपवर्ड हुआ है। बट टेक्सटाइल डिमांड काफी ज्यादा, सप्लाई कंसर्न राइट नाउ बने हुए हैं। मे बी प्राइजेस 23,000 तक का भी लेवल दिखाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टे पॉजिटिव, थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके ही काम करना है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक भी काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, नो डाउट। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि फरवरी के अंदर 2018, 19, 20 के अंदर हमेशा हमने गिरावट आती हुई देखी है। बट पिछले साल के मुकाबले इस बार क्रॉप ठीक है, सही है, लेकिन जो हमने डिटोरेशन देखा था डिमांड के अंदर 2020 के अंदर, वो अब इंप्रूव हो रहा है। डेयरी इंडस्ट्री डिमांड काफी अच्छे से पिकअप कर रही है और फार्मर्स भी बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि अदर जो खल है उनमें भी हमने भाव अच्छे बढ़ते हुए देखे हैं। तो इन ऑल हमें लगता है कि सीजनलिटी के हिसाब से लास्ट 3 साल में गिरावट जरूर है, बट आई थिंक अभी ऑलरेडी जो अच्छी रैली, कल तो इनफैक्ट सर्किट लग गया था, तो थोड़ी जो तेजी आई है उसके बाद पुल बैक जरूर मिल सकता है। बट फरवरी, मार्च और अप्रैल इस बार तेजी का रहना चाहिए, जो ऊपर में 2600, 2800 तक का भी रेंज दिखा दे। जब तक 2000 के ऊपर प्राइसेस मेंटेन है, बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन फरवरी में नेगेटिव ही रहा है। जैसे हमने देखा 2019-20 में 4% और 9% का फॉल आया था। तो सोयाबीन और अभी भी बर्ड फ्लू का कंसर्न्स बना हुआ है। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से डिमांड में थोड़ा डिटोरेशन देखा गया है। बट अभी इमीडिएटली क्या हो रहा है, पहला तो ऑयल प्राइसेस, कल भी हमने देखा 1100 के ऊपर सोया ऑयल का क्लोजिंग आया, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि सोया के प्राइसेस काफी फर्मली, स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। अर्जेंटीना, यहाँ पे भी हमने वेदर कंडीशंस की वजह से डिस्टर्बेंस देखा है। तो इन ऑल ग्लोबल फैक्टर भी है जो सोयाबीन को सपोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी जो अल्टरनेट प्रोटीन डिमांड है, वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं। सीजनलिटी नो डाउट नेगेटिव जरूर दिखा रही है, बट मुझे लगता है जब तक प्राइसेस 4350 या 4400 के ऊपर होल्ड है, बिल्कुल लेके चलिए, क्योंकि आगे की सीजनलिटी भी आपको देखनी है। मार्च और अप्रैल में देखा हिस्टोरिकल डेटा क्या दिखाता है, 3 और 4% की तेजी आती है। तो इन शॉर्ट, जब तक 4300 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मे बी हम 5000 के करीब जा सकते हैं। और ठीक है, साथ में बर्ड फ्लू का जो कंसर्न है, बट आप समझ लीजिए मार्केट में जब न्यूज आती है तब उसका इम्पैक्ट होता है, जब मार्केट में वो न्यूज रहती है तब उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बर्ड फ्लू डिस्काउंट हो चुका है प्राइजेस के अंदर, और प्राइजेस में अब धीरे धीरे कंसोलिडेट होते हुए प्राइजेस में तेजी का रुख ज्यादा आना चाहिए। इनफैक्ट अगर खाली पिछले 2 साल में 2020 में हमने एक क्रॉप साइज भी थी हमारे पास, नो डाउट रिपोर्टिंग हो रही थी, काफी खराब हो गई है, 90-91 के आसपास की क्रॉप थी। बट उसके बावजूद हमने देखा कि डिमांड डिटोरेशन की वजह से प्राइस में बड़ा फॉल आ गया था। बट अब रिकवरी है, तो आई थिंक बड़ा कोई ऐसा दिखा नहीं दे रहा कि बड़ा फॉल आ जाए। लोअर लेवल्स पे बाइंग ही बनती है जब तक 43 के ऊपर है। आई थिंक अगर मार्च और अप्रैल की सीजनलिटी देखें तो 5000 का लेवल भी दिखा देगा। अगर हम सोया ऑयल की बात करें तो सोया ऑयल के लिए भी नेगेटिव ही रहा है। टेक्निकली प्राइसेस बहुत ओवरबॉट हो चुका था, टेक्निकली करेक्शन भी आ सकता है, पर डाउन साइड एक लिमिटेड रहने के चांसेस है। ओवरऑल साइडवे टू मूव एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, हमने 1100 का भाव रिगेन कर लिया है, बट जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आपको हमसे ज़्यादा पता है कि क्या सिनेरियो बना हुआ है। इतने ऊँचे भाव में लेकर होल्ड करना, ये सब कंसा नहीं है। तो कोई भी थोड़ी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, इमीडिएटली प्राइसेस में काफ़ी अच्छी गिरावट आ जाती है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज़ जिस ढंग से हमने बायोफ्यूल की वजह से पाम ऑयल में थोड़ा ठहराव आते हुए देखा, हमने देखा 980, 990 से 900 तक का लेवल दिखा है। फिर लॉकडाउन का अनाउंसमेंट की वजह से प्राइसेस में फिर से गेन आया है, ये थोड़ा कंसर्निंग है। तो हायर लेवल है, बट फरवरी के अंदर हमने पिछले 2 साल में अच्छी गिरावट देखी, और प्राइसेस में जिस ढंग से बेतहाशा बड़ी तेजी देखी है, तो थोड़ा चौकन्ना रहना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाव में एक्चुअल में डिमांड ज्यादा इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रही है। टेक्निकली जब तक ये 1060 के ऊपर मेंटेन है, तो 1120, 1140 का भी लेवल दिखा दे, बट कॉशियस रहना है, बड़ी पोजीशन हाथ में नहीं लेनी है। सीपीओ में भी सेम वैसा ही सिचुएशन, पिछले 2 साल में गिरावट जरूर है, बट सीजनलिटी पॉजिटिव दिखा रहा है। और मलेशिया वाला कंसर्न जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट ही कर रहा है। इन ऑल हम बोल सकते हैं 950 के ऊपर जब तक मेंटेन है, वापस 1010, 1020 का लेवल रिगेन कर लेगा ये। बट थोड़ा संभल के काम कीजिए, ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। मस्टर्ड के अंदर जिस ढंग से हमने इस बार क्रॉप साइज अच्छी आते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना चाहिए, और हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाता है प्राइस एनालिसिस के हिसाब से। बट एज ऑफ नाउ सब डिस्टर्ब्ड है। और अगर हम मार्च और अप्रैल भी देखिए, ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है।
तो थोड़ा कॉशियस रह के काम कीजिए, क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी बड़ी रैली ले चुका है, बट सीजनैलिटी पॉजिटिव है, क्योंकि बीच में अगर आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे 8%, 8% और 10%, मतलब करीबन 26% का तो 26% का सीपीओ तो पहले ही रैली दिखा चुका है, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम कीजिए। अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में भी एक पॉजिटिव मूव रहा है फरवरी में। जैसे हम आप देख सकते हैं कि 2014 में 5% बढ़ा था, उससे पहले 2012 में अच्छी 8% की ग्रोथ आई थी, पर 2018, 19, 20 में हमने मस्टर्ड में फॉल देखा था। पर ये बार सोइंग में डिले है, इससे अराइवल्स भी लेट आएंगे, और ऑयल की डिमांड है इंडस्ट्री में अभी भी पॉजिटिव है मस्टर्ड में। इनफैक्ट अगर पिछली बार की बात करें, क्रॉप साइज काफी अच्छी थी, बट उसके बावजूद हमने देखा कंसर्न बना हुआ था कोविड को लेकर, जिसमें मंडियों में अराइवल नहीं आ पा रहे थे। साथ में एक हम बोलते हैं कि जब भी ऐसा कुछ पेंडेमिक आता है, तो एक एंटीबायोटिक ऑयल की तरह काम भी आता है ये, तो उस पर डिमांड बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे ब्लेंडिंग में बैन किया था, और साथ में पैकेजिंग के अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाए थे, जिसके बाद हमने देखा प्राइस 4000 से लेकर करीबन 6100 का भी लेवल क्रॉस कर दिया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जब हमने सोइंग का फिगर आते हुए देखा, उसके बाद प्राइजेस में बड़ा फॉल आया, बट थोड़ा डिले है, जिसके चलते प्राइजेस में गेन्स आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा संभल के काम कीजिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि प्राइजेस फिर से 6000 का लेवल रीगेन कर लेगा, तो बड़ा शॉर्ट मत कीजिए जब तक पूरे अराइवल्स ऑन पीक नहीं है। मार्केट में एज ऑफ नॉट टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ रिमेन पॉजिटिव फॉर मस्टर्ड, डिस्पाइट कि क्रॉप साइज अच्छी है। तो 5450 5400 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, आप पकड़ के चलिए 6000 का लेवल रिगेन करता हुआ दिख जाएगा। अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक फरवरी में नेगेटिव ही रहा है, पर टर्मरिक ये कोविड सीजन में एक इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, यील्ड में ड्रॉप हुआ है और एक्सपोर्ट डिमांड आगे जाके बढ़ने की चांसेस है। सो टर्मरिक एक पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव मूवमेंट ही देना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिए कि टर्मरिक के अंदर जो एज ए इम्यून बूस्टर करके जो नई डिमांड निकली, और फार्मर का जो एजिटेशन चल रहा है, हमने प्रेडिक्ट किया था 60 टू 100 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग रहेगा। डिस्पाइट हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि जनवरी में 10% की गेन्स आ चुकी है, और अभी भी हमें लगता है कि 7200 का पहला पड़ाव और उसके ऊपर 8000 तक का भी लेवल जल्दी दिखा देगा। डिस्पाइट जो सीजनलिटी दिखा रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल में, वो गिरावट भरा दिखा रहा है, क्योंकि इस बार जो हम 5000 का भाव, 5200 का भाव जो देखा था, वो आप देखेंगे 2013 के बाद कभी भी हमने ये भाव वापस टेस्ट करते हुए नहीं देखा। 2013 में हमने 4500 का भाव जरूर देखा था, बट उसके बाद कभी भी प्राइजेस 5000 के नीचे कभी नहीं गए हैं, और फार्मर का एजिटेशन है वो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। क्विकली हम लोग जीरे पे जाते हैं, जीरे में कैरी और स्टॉक अच्छा है, जिसकी वजह से उम्मीद सबकी यही है कि प्राइजेस में गिरावट आएगा, और हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। 2017 से हमेशा हमने बड़ी गिरावट आती हुई देखी, पर एक नया चीज इसमें यह है कि 12,500 का भाव जब हमने दिसंबर में छुआ, तो आप देख सकते हैं कि प्राइजेस जब सोइंग का पीरियड था, वो टाइम पे प्राइजेस काफी लोअर लेवल पे थे। इससे पहले हमने कभी भी सोइंग पीरियड के अंदर 2015 के बाद 16,000 के नीचे कभी भाव देखा ही नहीं था, और इस बार हम 14, 14,500, 14,000 के करीब थे। सोइंग में ड्रॉप आया, बट क्लैरिटी ज्यादा नहीं मिल पा रही थी, बट पाइपलाइन खाली होने की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड काफी सीवियर रहेगा, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। और मई में जो रमजान है, उसके चलते मार्च और अप्रैल में ह्यूज डिमांड रहेगी। और अगेन जो टैरिफ्स बढ़े हैं या फ्रेट्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से शिपमेंट्स में स्लो डाउन रहेगा, जो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी की संकेत है। जीरे में क्रॉप साइज को, कैरी और स्टॉक को मत देखिए, इस बार पाइपलाइन खाली है, उसको देख के चलिए। जो प्राइजेस को वापस 14,500 का लेवल एक बार रिगेन कर दिया, 16,500, 17,000 तक का भी लेवल कभी भी दिखा देगा, डिस्पाइट हार्वेस्टिंग सीजन रहेगा। वहीं धनिया में भी ऐसा ही कुछ सीन बना हुआ है, हमने देखा था इस बार सिचुएशन हैंड टू माउथ है, कैरी और स्टॉक हमारा बहुत कम है, जिसकी वजह से प्राइजेस में तेजी बनी हुई है। आई डोंट एक्सपेक्ट प्राइजेस 5800 के नीचे चले जाए। प्राइजेस ने अच्छा खासा मूव हमने जनवरी मंथ में आते हुए देखा, डिस्पाइट हार्वेस्टिंग अभी स्टार्ट होना है। ओवरऑल हमें लगता है कि इस बार प्राइजेस करीबन 7200 तक का पहला पड़ाव, उसके ऊपर निकले तो और ज्यादा तेजी कर सकता है। सिचुएशन थोड़ा वर्स्ट रहने की उम्मीद है, प्राइजेस काफी लोअर लेवल पे थे, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम है, बट इनऑल मार्केट में तेजी रहेगी। वहीं सबसे चहेता है गवार शीट गवार गम। सौरभ, गवार शीट गवार गम की बात करें तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था सीजनैलिटी के हिसाब से भी, और साथ में जो फंडामेंटल नए आए थे, यूएस में जो नई गवर्नमेंट आई है, वो क्लाइमेटिकल चेंज और फॉसिल फ्यूल को देखते हुए
कहीं ना कहीं सेल प्रोडक्शन में कटल डाउन कर सकती है, जिसके बाद हमने देखा कि डिमांड में ड्रॉप आएगा। तो क्रूड में तो तेजी आ गई है, बट गवार गम के एक्सपोर्ट्स में हमने ड्रॉप आते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है फरवरी में भी कोई भी रिलीफ आता हुआ नहीं दिखाई देगा। जब तक प्राइस 4200 के ऊपर गवार नहीं निकलता है, 38 से 42 के बीच में गवार रहेगा, 58 से लेकर 6400 के बीच में गवार गम रहेगा। बट हाँ, मार्च के बाद मार्केट में तेजी चालू होगी, जिस ढंग से सोइंग के आंकड़े अटकलें लगने लग जाएगी, मानसून की अटकलें लगने लग जाएगी, जो प्राइजेस को इस बार अच्छी तेजी देगा। बट फरवरी में ना कुछ भी मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। अगर हम चने की बात करें तो चना फरवरी में सीजनैलिटी नेगेटिव ही दिखाता है। क्रॉप साइज अच्छी है पर ये बार सप्लाई का इश्यूज है, पाइपलाइन बिल्कुल खाली है चने की। तो चने में हमने फरवरी के स्टार्टिंग में ही थोड़ा राइज आते हुए देखा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीजनैलिटी के हिसाब से नहीं पर कंटिन्यू राइज ये होना चाहिए प्राइस। चने में एक चीज और है कि गवर्नमेंट की कुछ, जैसे हमने पिछले साल डिमांड देखी थी प्रधानमंत्री अन्न योजना में, उसका इस बार कुछ असर नहीं था। नेफेड का भी माल हमने सेल ऑफ आते हुए देखा, इसलिए हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फॉल आते हुए देखा। देखिए 42 43 अगर मिल जाए तो बम्पर अच्छा चीज है, बोनस है। बाकी ऊपर में मुझे लगता है ये 5200 5400 का भी लेवल दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी तेजी के लिए तैयारी है पल्सर्स के अंदर, खास करके चने के अंदर। बड़ी बिकवाली मत कीजिए। अराइवल्स के चलते लोगों का ध्यान मंदी दिखा रहा है, बट आई थिंक सिचुएशन इस बार टोटली डिफरेंट रहेगी। आप बाइंग करके ही चलना चाहिए लोअर लेवल पे, जब तक प्राइस 4000 4100 के ऊपर होल्ड है, अच्छी तेजी के न्यूज है। तो ओवरऑल हमने देखा कि सीजनैलिटी में हमें इस बार कोविड की वजह से थोड़ा डिटर्मिनेशन अलग अलग हुए थे, बट इन ऑल हमें एक क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि फंडामेंटल के साथ साथ अगर हम देखें तो एक कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखा रहा है। विद दिस मैं ये सेशन एंड करता हूँ। इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो हम अगला जो रेशियो का सेशन है उसके साथ हम लोग इसको मर्ज करेंगे, सो दैट वी कैन एटलीस्ट कंप्लीट दिस सेशन। तो इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी